नमस्कार और इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग की। वो अस्थायी ढांचे जो हमें अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या इंडस्ट्रियल प्लांट्स में दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ लोहे के पाइप और लकड़ी के तख्तों का ढेर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग प्रणाली है ना? जी खासकर तेल और गैस जैसे उद्योगों में। हाँ, जहाँ मतलब जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। सही कहा। वहां तो ये सुरक्षा और कामकाज का एक अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं। एक तो है जुबैर अहमद, जो एक अनुभवी प्लानिंग इंजीनियर है। हाँ। उनका एक रिसर्च पेपर है जो खास तौर पर सेबिक और अरामको, जो सऊदी अरब की बड़ी कंपनियां हैं, उनके स्टैंडर्ड्स पर फोकस करता हाँ, है। वो मानक बहुत कड़े होते हैं। और साथ ही हमारे पास कुछ और दस्तावेज भी हैं जो स्कैफोल्डिंग के अलग-अलग पुर्जों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के बारे में बताते हैं। तो आज हमारा इरादा है कि हम समझें कि ये स्कैफोल्डिंग काम कैसे करती है, तेल और गैस सेक्टर में इसकी क्या अहमियत है, जी। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं और वो कौन से कड़े सुरक्षा नियम हैं जो इसे सुरक्षित बनाते हैं, खासकर सैबिक और अरामको के संदर्भ में। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तेल और गैस जैसे उद्योगों में इतनी सख्ती और बारीकी क्यों होती है। सोचिए, यहाँ काम अक्सर बहुत खतरनाक माहौल में होता है। हाँ, जैसे मतलब ज्वलनशील गैसें हो सकती हैं, जहरीले पदार्थ हो सकते हैं आसपास। अच्छा। काम करने की जगह भी काफी ऊंचाई पर होती हैं। हाँ। बड़े बड़े कॉलम, स्टोरेज टैंक। हाँ, देखा है। और साइट्स अक्सर खुली होती हैं, तो मौसम की मार, तेज हवा, बारिश, ये सब झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्कैफोल्डिंग सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली है। तो मतलब सुरक्षा यहाँ सिर्फ एक कहने की बात नहीं, पूरी इंजीनियरिंग इसी पर टिकी है। सही। अच्छा, अगर बिल्कुल बुनियादी स्तर पर बात करें तो स्कैफोल्डिंग का मुख्य काम क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये एक अस्थायी प्लेटफॉर्म है जो कारीगरों को मतलब ऊंची या मुश्किल जगहों पर सुरक्षित रूप से काम करने की जगह देता है। और सामान वगैरह रखने के लिए भी। हाँ, और जरूरी सामान रखने के लिए भी। तेल और गैस उद्योग में तो इसके बिना कई काम हो ही नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े उपकरणों का रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करना है, या प्लांट के बड़े शटडाउन या टर्न अराउंड होते हैं, तब तो हर जगह पहुंचने के लिए स्कैफोल्डिंग ही चाहिए। हाँ, वो तो कई हफ्तों महीनों चलते हैं। बिल्कुल। फिर नई फैसिलिटीज बन रही हों या कोई इमरजेंसी में मरम्मत करनी हो, यहाँ तक कि पेंटिंग, कोटिंग या इंसुलेशन लगाने जैसे कामों के लिए भी सुरक्षित स्कैफोल्डिंग चाहिए ही चाहिए। आपने खतरनाक माहौल और ऊंचाई का जिक्र किया था। क्या तेल और गैस उद्योग की कुछ और ऐसी खास चुनौतियां हैं जिनका असर स्कैफोल्डिंग पर पड़ता है? हाँ, कई हैं। सुरक्षा के लिहाज से तो जैसा हमने कहा, खतरनाक पदार्थ और ऊंचाई तो हैं ही, साथ ही इमरजेंसी में लोगों को जल्दी और सेफली बाहर निकालने के रास्ते भी, वो भी डिजाइन का हिस्सा होने चाहिए। अच्छा, यानी एस्केप रूट भी। जी। फिर ऑपरेशनल नजरिए से देखें तो इन स्कैफोल्ड्स को बहुत ज्यादा वजन सहना पड़ता है, सिर्फ लोगों का नहीं, भारी उपकरण, मटेरियल, सब कुछ। हाँ, सही बात है। इन्हें अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स पाइपिंग और इक्विपमेंट के आसपास बनाना पड़ता है, तो डिजाइन में लचीलापन बहुत जरूरी है। और क्योंकि प्लांट शटडाउन महीनों तक चल सकते हैं, तो इन्हें लंबे समय तक टिके रहने लायक मजबूत और टिकाऊ भी होना चाहिए। और इन सब का असर तो फिर कंपनी की लागत और समय पर भी पड़ता होगा, है ना? अरे बिल्कुल पड़ता है। सही स्कैफोल्डिंग सिस्टम न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। वो कैसे? देखिए, जब कारीगरों को एक सेफ और स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो ज्यादा तेजी से और बेहतर काम कर पाते हैं। हाँ, काम पे फोकस रहता है। बिल्कुल। इससे प्लांट का डाउन टाइम कम होता है, जो इन इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। बेहतर सुरक्षा से हादसे कम होते हैं, जानें तो बचती हैं, साथ में इलाज, मुआवजे, जांच, इन सब की लागत और देरी से भी बचते हैं। और शायद जुर्माने वगैरह से भी। हाँ, सबसे अहम बात, कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने से भारी जुर्माने और काम रुकने जैसी नौबत ही नहीं आती। तो एक अच्छी स्कैफोल्डिंग सीधे सीधे कंपनी के बॉटम लाइन को प्रभावित करती है। तो ये तो साफ है कि सही स्कैफोल्डिंग न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि कंपनी के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। चलिए अब इस मजबूत और सुरक्षित ढांचे की बुनियाद को समझते हैं। इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं? ये बनता कैसे है? हाँ, इसके मुख्य हिस्सों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर हिस्सा एक खास इंजीनियरिंग रोल निभाता है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड्स, जिन्हें अपराइट्स भी कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड्स। ये वो सीधे वर्टिकल पाइप्स होते हैं जो पूरे स्कैफोल्ड का वजन
जमीन तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये तो रीढ़ की हड्डी जैसे हुए हैं फिर। हाँ बिल्कुल, एक तरह से रीढ़ की हड्डी ही है ये ढांचे की। और इन स्टैंडर्ड्स को आपस में क्या जोड़ता है लंबाई में? वो काम करते हैं लेजर्स। लेजर्स, ये हॉरिजॉन्टल पाइप होते हैं। आड़े, हम्म जो स्टैंडर्ड्स को लंबाई में जोड़ते हैं। ये स्टैंडर्ड्स को अपनी जगह पर भी रखते हैं और वजन को बांटने में भी मदद करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हो गए, लेजर्स हो गए, फिर लेजर्स के ऊपर 90 डिग्री पर ट्रांसम्स लगाए जाते हैं। ट्रांसम्स। ये भी हॉरिजॉन्टल पाइप है। ये ढांचे को चौड़ाई देते हैं और सबसे जरूरी जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब तख्ते, उनको सहारा देते हैं। अच्छा, तो स्टैंडर्ड्स, लेजर्स और ट्रांसम्स ने मिलकर एक बेसिक फ्रेम बना दिया। जी, लेकिन ये ढांचा सीधा कैसे रहता है? मतलब हिलेगा नहीं या झुकेगा नहीं? उसके लिए होती है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग। हाँ, ये तिरछे पाइप होते हैं। डायगोनल ब्रेस या फसाड ब्रेस कहते हैं इन्हें। ये ढांचे को सख्ती और स्थिरता, मतलब रिजिडिटी और स्टेबिलिटी देते हैं। अच्छा। ये पूरे स्ट्रक्चर को हवा के जोर से या काम के दौरान लगने वाले साइडवेज फोर्स से हिलने या मुड़ने से रोकते हैं। समझिए जैसे तंबू को रस्सियों से कसते हैं ना ताकि वो खड़ा रहे, वैसा ही कुछ। समझ गई। और जिस सतह पर कारीगर असल में खड़े होते हैं वो क्या है? उसे प्लेटफॉर्म या डेकिंग कहते हैं। ठीक है। ये आमतौर पर मजबूत लकड़ी के तख्तों से, स्कैफोल्ड बोर्ड्स जिन्हें कहते हैं, या फिर स्टील या एल्यूमिनियम के प्लैंक्स से बनता है। इसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि इस पर सेफली चला जा सके, काम किया जा सके। आपने जमीन तक वजन पहुंचाने की बात की थी, तो बिल्कुल नीचे नींव में क्या होता है? मैंने बेस प्लेट और सोल प्लेट के बारे में सुना है, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों नींव का हिस्सा हैं और बहुत जरूरी हैं। बेस प्लेट एक चौकोर मेटल की प्लेट होती है जो हर स्टैंडर्ड पाइप के ठीक नीचे लगती है। इसका काम है पाइप से आने वाले वजन को थोड़े बड़े एरिया में फैलाना। अच्छा। लेकिन अगर जमीन नरम है, कच्ची है, तो सिर्फ बेस प्लेट काफी नहीं होती। तब बेस प्लेट के नीचे सोल प्लेट रखी जाती है। यह अक्सर लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता होता है या मेटल की प्लेट भी हो सकती है। ये वजन को और भी ज्यादा बड़े एरिया में फैला देती है ताकि स्टैंडर्ड जमीन में धंसे नहीं। अच्छा, तो मतलब बेस प्लेट सीधे पाइप के नीचे और सोल प्लेट उसके भी नीचे जमीन पर। बिल्कुल। इससे ये पक्का होता है कि नींव मजबूत रहे, जमीन चाहे कैसी भी हो। मतलब सामग्री की बात करें तो क्या ये हमेशा स्टील के ही बने होते हैं? ज्यादातर हाँ। स्टील में क्या है कि मजबूती और लचीलापन दोनों का अच्छा बैलेंस मिलता है। और इसे जंग से बचाने के लिए आमतौर पर गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज्ड स्टील। हाँ, कभी-कभी एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल होता है वजन कम करने के लिए, पर वो स्टील जितना लचीला नहीं होता और महंगा भी हो सकता है। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प बात है स्टैंडर्डाइजेशन की। वो क्या? ज्यादातर स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स का बाहरी डायामीटर, मतलब व्यास, 48.3 मिलीमीटर होता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 1139 या यूरोपियन नॉर्म EN 39 में तय है। ओह, तो ये फिक्स्ड है। हाँ, ये मानकीकरण से ये फायदा है कि अलग-अलग कंपनियों के बनाए हिस्से भी आपस में सही से फिट हो जाते हैं। हाँ, ये तो सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और आपने वजन सहने की क्षमता की बात की थी शुरू में। क्या सभी स्कैफोल्ड एक जैसा वजन उठा सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर लोड क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। लोड क्लासिफिकेशन? हाँ, यूरोपियन स्टैंडर्ड है EN 12811। वो स्कैफोल्ड्स को उनकी वजन सहने की क्षमता, मतलब प्रति वर्ग मीटर कितना वजन ले सकते हैं, उसके आधार पर अलग अलग क्लास में बांटता है। अच्छा, कितनी क्लास होती हैं? जैसे क्लास 1 है, वो हल्के काम के लिए शायद 75 kg पर मीटर, जैसे सिर्फ इंस्पेक्शन करना हो। और क्लास 6 तक जाती हैं जो 600 kg पर मीटर तक हो सकती है। वो बहुत भारी काम, जैसे कंक्रीट डालने के लिए। ओह, काफी फर्क है। हाँ, तेल और गैस उद्योग में जहां भारी उपकरण होते हैं, कई लोग काम करते हैं, वहां अक्सर कम से कम क्लास 3 यानी 200 kg पर मीटर या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। अरामको के मानक भी यही कहते हैं शायद। जी हाँ, अरामको के लिए क्लास 3 न्यूनतम है। इसका मतलब ये है कि हर स्कैफोल्ड को उसके इस्तेमाल और उस पर कितना वजन आएगा उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ये सिर्फ वजन उठाना नहीं है, बल्कि रिस्क असेसमेंट है। जोखिम का पहले से अंदाजा लगाना। सही, ये औद्योगिक सुरक्षा का एक मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सभी हिस्से स्टैंडर्ड, लेजर, ट्रांस, ब्रेसिंग, ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? कोई खास तरह की फिटिंग लगती होगी? हाँ, यहीं पर कपलर्स काम आते हैं। कपलर्स? ये वो क्लैंप या फिटिंग्स हैं जो इन पाइप्स को मजबूती से एक साथ जोड़ते हैं। इनका सही चुनाव और इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है। कितने तरह के होते हैं ये? मुख्य रूप से 2 तरह के कपलर्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है राइट एंगल कपलर। राइट एंगल कपलर? इसे डबल कपलर भी कहते हैं। अच्छा, डबल कपलर। ये 2 पाइप्स को ठीक 90 डिग्री के कोण पर जोड़ता है, जैसे एक लेजर को स्टैंडर्ड से जोड़ना है। ये ढांचे का आधार बनाते हैं। ठीक है,
और दूसरा? दूसरा है स्विवल कपलर। स्विवल कपलर। ये ज्यादा लचीला होता है। लचीला मतलब ये पाइप्स को किसी भी एंगल पर जोड़ने की सुविधा देता है। ये खासकर ब्रेसिंग लगाने के काम आता है, क्योंकि ब्रेसिंग वाले पाइप तिरछे जुड़ते हैं। हाँ, सही बात है। इनके अलावा ट्यूब्स को लंबाई में एंड टू एंड जोड़ने के लिए स्लीव कपलर होते हैं। अच्छा। और कुछ खास जगहों पर पुटलॉक कपलर भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी कपलर्स भी तय मानकों के हिसाब से बने हों। जैसे EN74 एक स्टैंडर्ड है, ताकि उनकी मजबूती और क्वालिटी पक्की हो सके। सिर्फ आपस में जोड़ना ही तो काफी नहीं होगा। ढांचे को अपनी जगह टिकाए रखने के लिए उसे मेन बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से भी तो जोड़ना पड़ता होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर टाइज की भूमिका आती है। टाइज? जी, टाइज वो अरेंजमेंट हैं जो स्कैफोल्ड को उस मेन स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं जिसके सहारे वो खड़ा है, जैसे कोई बिल्डिंग हो या बड़ा टैंक। इनका काम क्या है? इनका काम डबल है। पहला, ये पूरे स्कैफोल्ड को अंदर या बाहर की तरफ गिरने से रोकते हैं। अच्छा। दूसरा, ये हर स्टैंडर्ड पाइप को भी सहारा देते हैं ताकि वो वजन के कारण बीच से मुड़ ना जाए, जिसे बकलिंग कहते हैं। बकलिंग, हाँ। टाइज को सही जगह पर लगाना, खासकर जहां स्टैंडर्ड और लेजर मिलते हैं उस नोड पॉइंट के पास, और सही संख्या में लगाना, ये स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर टाइज फेल हो गए तो पूरा ढांचा गिर सकता है, इसलिए इन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ठीक है, तो ढांचा मजबूत हो गया, स्टेबल भी हो गया। अब उस जगह की बात करते हैं जहां लोग असल में खड़े होकर काम करते हैं, यानी वर्किंग प्लेटफॉर्म। यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं? वर्किंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा तो सबसे ऊपर है। पहली बात, उसे यथेष्ट चौड़ा होना चाहिए। कितना चौड़ा? आमतौर पर कम से कम 18 इंच या 450 मिलीमीटर, ताकि लोग आराम से चल सकें, काम कर सकें। दूसरी बात, ये पूरी तरह से तख्तों या डेकिंग से ढका होना चाहिए। बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैप क्यों नहीं? तख्तों के बीच में अगर 1 इंच से ज्यादा गैप हुआ तो पैर फंस सकता है या छोटे औजार नट बोल्ट नीचे गिर सकते हैं। हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। और गिरने से बचाने के लिए? उसके लिए गार्ड रेल सिस्टम लगाना अनिवार्य है। गार्ड रेल मतलब रेलिंग? हाँ, इसमें सबसे ऊपर एक टॉप रेल होती है जो प्लेटफॉर्म से करीब 1 मीटर ऊंची होती है। उसके और प्लेटफॉर्म के बीच में लगभग आधी ऊंचाई पर एक मिड रेल लगाई जाती है। अच्छा, टॉप रेल और मिड रेल? ये दोनों रेलिंग लोगों को किनारे से नीचे गिरने से बचाती हैं। और एक और बहुत जरूरी चीज है टो बोर्ड। टो बोर्ड, ये क्या होता है? ये प्लेटफॉर्म के बाहरी किनारे पर लगी एक पट्टी होती है, कम से कम 6 इंच या 150 मिलीमीटर ऊंची। इसका क्या काम है? इसका काम है प्लेटफॉर्म पर रखे औजारों या कोई मलबा, नट बोल्ट वगैरह को लुढ़क कर नीचे गिरने से रोकना। ओह, ताकि नीचे काम करने वालों को चोट न लगे। बिल्कुल। ये छोटी सी दिखने वाली चीज है, पर बहुत जाने बचाती है। अच्छा, प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए क्या तरीके हैं? क्या बस कोई भी सीढ़ी लगा सकते हैं? नहीं, पहुंचने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। सबसे सुरक्षित और जो प्रेफर्ड तरीका है वो है जीना, स्टेयरवे या सीढ़ीदार रास्ता। स्टेयरकेस जैसा? हाँ, ये चढ़ने उतरने में आसान और सुरक्षित होते हैं, खासकर जब सामान वगैरह लेकर जाना हो। और अगर जीना ना लग पाए तो? जहां जीना लगाना मुमकिन ना हो वहां लगाने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके भी नियम होंगे? हाँ, सीढ़ी के इस्तेमाल के भी कड़े नियम हैं। उसे कम से कम 3 पॉइंट्स पर मजबूती से बांधना जरूरी है। उसे सही एंगल पे लगाना चाहिए। 4.1 का रूल कहते हैं इसे। 4.1 रूल? मतलब हर 4 फीट ऊंचाई के लिए सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1 फीट दूर होना चाहिए। अच्छा। और सीढ़ी को ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से कम 1 मीटर ऊपर तक निकलना चाहिए, ताकि उतरते चढ़ते पकड़ने के लिए सहारा रहे। और जहां सीढ़ी प्लेटफॉर्म पर खुलती है, उस ओपनिंग के चारों तरफ या तो सेल्फ क्लोजिंग गेट हो या गार्डरेल होनी चाहिए, ताकि कोई गलती से उस छेद में ना गिर जाए। ये सब सुरक्षा उपाय तो हैं, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा कि कोई स्कैफोल्ड इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है या नहीं रोजमर्रा में? उसके लिए एक बहुत ही कारगर सिस्टम है, टैग सिस्टम। टैग सिस्टम? हाँ, हर स्कैफोल्ड पर एक टैग लगा होता है जो उसकी कंडीशन बताता है। हरा टैग लगा है तो मतलब है कि स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन हो चुका है और ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सेफ है। ठीक है, हरा मतलब गो। सही। लाल टैग का मतलब है कि स्कैफोल्ड या तो अभी बन रहा है या उसमें कोई कमी है और वो असुरक्षित है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जो ऑथराइज्ड स्कैफोल्डर हैं वही कर सकते हैं, वो भी खास सावधानी से। आम कारीगरों के लिए ये नो गो जोन है। और अगर कोई टैग ही ना हो तो? अगर किसी स्कैफोल्ड पर कोई टैग नहीं है तो उसे हमेशा लाल टैग वाला यानी असुरक्षित ही मानना चाहिए। ये एक बहुत साफ और सीधी कम्युनिकेशन व्यवस्था है। और क्या इन टैग्स के अलावा भी रेगुलर चेकिंग होती है? हाँ,
नियमित निरीक्षण तो स्कैफोल्ड सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। हर दिन काम शुरू करने से पहले जो इस्तेमाल कर रहा है उसे एक नज़र देख लेना चाहिए कि सब ठीक है। डेली विजुअल चेक। हाँ, फिर हफ्ते में एक बार एक ट्रेन्ड और कॉम्पिटेंट व्यक्ति द्वारा फॉर्मल इंस्पेक्शन होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति। जी। इसके अलावा अगर तेज हवा चली, भारी बारिश हुई या स्कैफोल्ड में कोई बदलाव किया गया तो उसके फौरन बाद भी दोबारा इंस्पेक्शन करना जरूरी है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब तक हमने स्कैफोल्डिंग की बनावट और जो सामान्य सुरक्षा नियम है उनकी बात की, लेकिन हमारे स्रोत, खासकर जुबैर अहमद का पेपर, वो SABI सीखी और अरामको के मानकों पर जोर देते हैं। हाँ, यहाँ क्या खास बात है? ये मानक इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। देखिए, साबिक और अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से हैं और वो ऐसे माहौल में काम करती हैं जहां रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, जाहिर है। इसलिए उनके जो स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सामान्य सुरक्षा नियमों से कहीं ज्यादा कड़े और डिटेल्ड हैं। इनका मूल मंत्र है रिस्क को बनने से पहले ही रोकना, एक मल्टीलेयर्ड सुरक्षा कवच बनाना। अच्छा, जैसे कि क्या? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। पहला, सामग्री की गुणवत्ता पर जोर, मटेरियल कंप्लायंस। ये कंपनियां सिर्फ उन्हीं स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की इजाजत देती हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हों। जैसे वो BS 1139 या EN 74 आपने बताए थे। हाँ, ट्यूब्स के लिए BS 1139, EN 99, कपलर्स के लिए EN 74। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन मटेरियल्स का सऊदी अरामको द्वारा मान्यता प्राप्त किसी थर्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी से टेस्ट होना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग। जी, जैसे स्रोत में फूग्रो सहाइमी का जिक्र है। मतलब बनाने वाले के कहने पर भरोसा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र जांच से पक्का किया जाता है कि माल वाकई स्टैंडर्ड का है या नहीं। और जंग से बचाव के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग जरूरी है, खासकर कोस्टल एरियाज के लिए। यानी मटेरियल पर इतना कड़ा कंट्रोल। और जो लोग इसे बनाते हैं उनके बारे में क्या? दूसरा अहम पहलू है कार्मिकों की योग्यता, पर्सनल क्वालिफिकेशन। स्कैफोल्डिंग का डिजाइन बनाना, बदलना या इंस्पेक्शन करने वाला हर व्यक्ति, सुपरवाइजर हो, स्कैफोल्डर हो या इंस्पेक्टर, उसे मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग संस्था से सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड। हाँ, अरामको तो कई बार CSIRS जैसे खास ब्रिटिश सर्टिफिकेशन भी मांगती है। अच्छा। ये सर्टिफिकेशन साबित करते हैं कि उस व्यक्ति के पास ये खतरनाक काम सुरक्षित तरीके से करने का ज्ञान और स्किल है। सबके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अपडेट करना, ये सब भी जरूरी है। मतलब सिर्फ सही सामान नहीं, सही कारीगर भी चाहिए। और डिजाइन के लेवल पर क्या खास नियम है? तीसरा, विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरिंग। लगभग हर स्कैफोल्ड के लिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, एक अप्रूव्ड इंजीनियरिंग प्लान चाहिए जिसमें डिजाइन कैलकुलेशंस और ड्राइंग्स हों। हर स्कैफोल्ड के लिए? जी हाँ, इसे एक क्वालिफाइड इंजीनियर बनाएगा और अप्रूव करेगा। और जो ज्यादा ऊंचे या कॉम्प्लेक्स स्कैफोल्ड्स हैं उनके लिए नियम और भी सख्त हैं। जैसे अरामको के नियम कहते हैं कि 12.2 मीटर यानी करीब 40 फीट से ऊंचे स्कैफोल्ड सिर्फ वही स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर बना सकते हैं जिन्हें अरामको ने इस काम के लिए अप्रूव किया हो। बाप रे। डिजाइन में हवा का दबाव, भूकंप का असर, इन सब का भी हिसाब रखना होता है। न्यूनतम लोड क्लास भी तय होती है, जैसे अरामको के लिए क्लास 3। ये तो वाकई बहुत डिटेल्ड है। क्या साइट पे काम करने के दौरान भी कोई खास प्रोसीजर होते हैं? हाँ, चौथा है कठोर सुरक्षा प्रक्रियाएं, सेफ्टी प्रोसीजर्स। काम शुरू करने से पहले परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो करना होता है। परमिट टू वर्क? स्कैफोल्ड बनाने, उसमें बदलाव करने या उसे हटाने के लिए अलग परमिट। अगर आसपास वेल्डिंग जैसा कोई हॉट वर्क होना है या किसी बंद जगह में काम होना है तो उसके लिए एडिशनल परमिट और सावधानियां। रेगुलर इंस्पेक्शन और उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। आने जाने के रास्ते साफ और सुरक्षित होने चाहिए। और पांचवा, जगह के हिसाब से जरूरतें, लोकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे समुद्री किनारों पर जंग से बचाव के ज्यादा उपाय, या वो एरिया जहां ज्वलनशील गैसें हो सकती हैं, जोन 012, या जहरीली H2S गैस हो सकती है, वहां नॉन स्पार्किंग टूल्स या एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग जैसी स्पेशल जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर? ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के लिए तो नियम और भी कड़े होते हैं। वाह, ये मानक वाकई दिखाते हैं कि इन कंपनियों के लिए सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरे चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैफोल्डिंग सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक पूरी इंजीनियरिंग प्रणाली है। बिल्कुल। हर पुर्जा,
हर जोड़, हर नियम और खासकर सैबिक और अरामको जैसे ये जो कड़े मानक हैं, ये सब मिलकर एक सुरक्षित और कुशल कामकाजी माहौल बनाने के लिए जरूरी हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। और यहाँ दिलचस्प बात ये देखने की है कि ये सब चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कड़े मानक ये पक्का करते हैं कि बेस्ट मटेरियल इस्तेमाल हो, डिजाइन सेफ हो। क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग ये पक्का करते हैं कि काम सही तरीके से हो। रेगुलर इंस्पेक्शन ये पक्का करते हैं कि सुरक्षा बनी रहे। ये सब मिलकर न सिर्फ हादसों को रोकते हैं, हाँ। बल्कि जैसा हमने पहले बात की, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। ये सुरक्षा और बिजनेस सक्सेस का एक मिला-जुला मॉडल है। तो आज हमने स्कैफोल्डिंग की दुनिया में खासकर तेल और गैस उद्योग के संदर्भ में काफी गहराई से जानकारी हासिल की। स्रोतों से मिली ये बारीकियां वाकई आंखें खोलने वाली थीं। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जाते जाते। जरूर। जिस विस्तृत इंजीनियरिंग और कड़े मानकों पर हमने आज बात की, उसे देखते हुए भविष्य में टेक्नोलॉजी इस फील्ड को कैसे बदल सकती है? क्या मटेरियल साइंस में नई खोजें जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल वगैरह, या फिर रोबोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल स्कैफोल्डिंग के डिजाइन, उसके बनने और इंस्पेक्शन के तरीकों को बदल सकता है, खासकर ऐसे खतरनाक माहौल में? क्या हम भविष्य में ऑटोमेटिक स्कैफोल्ड बनते हुए या रोबोट्स को सुरक्षा जांच करते हुए देख सकते हैं? सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है ये। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।